नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज के एडिशन की शुरुआत से पहले विजयदशमी की आप सभी को जागते रहो की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 बज चुके हैं और आप सबने रावण दहन टीवी पर देख लिया होगा। मुमकिन है कि आप मेला घूमने भी गए होंगे, आपने वहां पर तमाशा भी देखा होगा। वो तमाशा जो है वो दिल को मनोरंजन से, दिमाग को मनोरंजन से भर देने वाला है। लेकिन हमारे देश में जो तमाशा हो रहा है, खासकर विजयदशमी के दिन एक बहुत दुखद तमाशा हुआ, वो दिल को झकझोर कर रख देने वाला है, दिल को दुख पहुंचाने वाला है। देखिए, रोज की तरह आज भी मेरे जहन में सवाल आ रहा है, आपके दिलो दिमाग में भी साफ तौर पर यह सवाल आ रहा होगा कि क्या रावण वाकई में जल गया। हर साल हम रावण जलाते हैं और हर साल यही सवाल उठाते हैं कि क्या रावण सच में जल गया। फिर जवाब मिलता है कि नहीं, पुतला जला है, रावण तो जिंदा है। रावण जिंदा साल में एक बार नहीं, 365 दिन में 365 बार जिंदा होता है। कभी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जिंदा हो जाता है, कभी बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के बेटे आर्यन, जो अब कैदी नंबर 956 हो गए हैं, कि आर्थर रोड जेल की बैरक में पैदा हो जाता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास फैले इस रावण को मारने को लेकर चिंता नहीं है। अब जैसे आबादी के बढ़ते रावण को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जता दी। देखिए, बात उनकी सही है, कोयला खत्म हो जाएगा, जंगल कम होते जाएंगे, शहर में आबादी विस्फोट के स्तर पर पहुंच जाएगी, तो फिर जनसंख्या विस्फोट के रावण को मारने की चिंता क्यों ना की जाए। वो चिंता भी तो जायज है। और जैसे सैन्य मामलों में दलाली यानी भ्रष्टाचार का रावण हुआ करता था, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा सैन्य कारोबार में है, तो फिर उसमें भ्रष्टाचार में पैसा भी बनाया गया। उस भ्रष्टाचार का रावण वो जिंदा हो जाता है। तो आज विजयदशमी यानी दशहरे के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार के रावण को मारने के लिए सेना की आत्मनिर्भरता का ऐसा तीर चलाया है कि अब तो भ्रष्टाचारियों की वो सीधे नाभि में जाकर लगेगा और समझिए कि रावण मर जाएगा। तो चलिए आज आपको सिलसिलेवार खबरों की दुनिया की उस यात्रा पर ले चलता हूं मैं, जहां आप दशहरे पर रावण के अलग अलग रूप देखेंगे, जहां दशहरे के खेल तमाशे से अलग तमाशे देखेंगे। मैंने कहा ना, वो तमाशे जो मेले में आप देखकर आए हैं वो मनोरंजक होते हैं, लेकिन जो देश में तमाशा हुआ वो बहुत दुखद है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे सिंधु बॉर्डर के बगदादी। जी हां, सिंधु बॉर्डर के बगदादी यानी दुनिया के क्रूर आतंकी संगठन आईसिस वाला बगदादी। और देश की राजधानी से सटे सिंधु बॉर्डर पर जो हुआ, क्या वो आईसिस के कसाईयों की करतूत से कम था? मैं कहूंगा ज्यादा ही था। दूसरी खबर में हम आपको क्या दिखाएंगे कि क्या है मुंबई के आर्थर रोड जेल की बैरक में कैदी नंबर N956 की जिंदगी का सच। ये वही आर्थर रोड जेल है जहां कभी कसाब या मुंबई के अंडरवर्ल्ड के डॉन बंद हुआ करते थे। और ये कैदी नंबर 956 कौन है, ये भी आज आप देखिएगा। अब चलते हैं दशहरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत की चिंता पर। यह चिंता क्या है? यह चिंता है देश में मुस्लिम आबादी के विस्फोट को लेकर के। इसमें इसका भी पोस्टमार्टम हम करेंगे, उनके बयान के मायने आपको बताएंगे, मायने क्या समझे जा रहे हैं, क्या बताए जा रहे हैं और क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। और फिर ले चलेंगे एक ऐसी खबर पर जो आपको गौरवान्वित कर देगी, आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री के नए संकल्प के हथियार भी खुद बनाएंगे हम और दुनिया भी अब जीत जाएंगे हम। जी, इस संकल्प को भी विस्तार से दिखाएंगे कि ये क्या है संकल्प जो आज विजयदशमी के मौके पर लिया गया है। तो चलिए खबरों के सफर पर चलते हैं जागते रहो के साथ। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या इनमें कोई अंतर है। एक तस्वीर मेरे दाएं तरफ और एक तस्वीर बाएं तरफ। क्या ये दोनों घटनाएं समान नहीं हैं? दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर वैसे ही जघन्य कांड को अंजाम दिया गया जैसा खूंखार आतंकी बगदादी और उसका आतंकी संगठन आईसिस करता आया। दोनों ही घटनाएं धर्म की आड़ में की गईं। आप देख सकते हैं दोनों ही तस्वीरों को, कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि एक बगदादी का कारनामा है और दूसरा जो
घटना को, जिस वारदात को अंजाम दिया गया, वो हमारे हिंदुस्तान में हुई। सिंधु बॉर्डर के कसाई, सिंधु बॉर्डर के बगदादी हम इसीलिए कह रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, जो अभी तक किसानों के प्रदर्शन को लेकर के सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा, आज उसी जगह से दरिंदगी की जो तस्वीर सामने आई, उससे हम, आप, पूरा देश और यहां तक कि दुनिया सभी सकते में हैं, शर्मसार हैं। खबर तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन हम जो हैं वो खबर के अंदर की खबर तक आपको लिए चलते हैं। धर्म की रक्षा के ये कथित ठेकेदार कौन हैं? कौन है सिंधु बॉर्डर के ये बगदादी, जिन्होंने धर्म के नाम पर ऐसी घिनौनी हरकत की, ऐसी घिनौनी हरकत की? किस धर्म में ऐसी बर्बरता की कहानी लिखी है? कौन सा धर्म कहता है कि ऐसी बर्बरता को अंजाम दिया जाए? दुनिया में धर्म के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं ही धर्म को अपमानित करती हैं, उसके गौरव को कम करने का काम करती हैं। देखिए, कसाई की तरह, जल्लाद की तरह, पिशाच की सोच के साथ क्रूरता की हद को पार करके ऐसी घटना को अंजाम देने वाले खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, रक्षक कहते हैं। धर्म की आड़ में किसी को मार देना, क्या यह धर्म का अपमान नहीं है? कौन सा धर्म यह सिखाता है? ये विभत्सता, ये हैवानियत, ये क्रूरता ही तो अधर्म है। किसी धर्म में यह नहीं लिखा है कि आप किसी को जान से मार दें, किसी की जान सिर्फ इसलिए ले लें क्योंकि आपको लगा कि वो आपके धर्म का सम्मान नहीं कर रहा है। आपको सिंधु बॉर्डर की बड़ी बातें हम बता देते हैं कि सिंधु बॉर्डर में क्या क्या हुआ। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर युवक की जघन्य हत्या कर दी गई। युवक को बेरहमी से मारा गया, उसका हाथ काटा गया, पहले उसके हाथ पैर काटे गए और फिर गला काटा गया और उसके बाद उसे बैरिकेड से लटका दिया गया, बैरिकेड पर लटका दिया गया। आपको बता दें, युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का आरोप था। कहा गया कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की अपमान किया था। लखबीर सिंह के तौर पर मरने वाले युवक की पहचान की गई है, उसका नाम लखबीर सिंह था और ये तरन तारण का, पंजाब के तरन तारण का ये युवक रहने वाला था। 35 साल का ये युवक जिसकी हत्या कर दी गई। आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ, खूंखार आतंकवादी संगठन आईसिस का सरगना बगदादी यही तो करता आया है। आपको याद होगा उसके जो वीडियोस आया करते थे, वो लोगों के सिर काटकर उनसे फुटबॉल खेला करता था, निर्मम तरीके से उनकी हत्या किया करता था। इस्लाम की आड़ में लोगों को जिंदा जला देना, बेरहमी से मार देना, क्रूर से क्रूर हत्या का वीडियो बनाना और दुनिया में दहशत और खौफ भरना, यही करके तो बगदादी ने आतंक की अपनी एक दुनिया बसाई थी। इराक से लेकर के सीरिया तक आतंक का साम्राज्य उसने खड़ा किया। सिंधु बॉर्डर की घटना क्या इसी सोच का नतीजा नहीं है? ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये देखिए और तय कीजिए, क्या यही खबर है? बिल्कुल नहीं, खबर ये नहीं है। ये खबर तो आपने हर न्यूज चैनल पर देख ली होगी। ये खबर नहीं है। खबर यह है कि क्रूरता की हद तक जा रही है मानसिकता, ये सोच, ये खबर है जो आपको जागने पर मजबूर करती है, जो आपको झकझोर देती है, जो आपको न दिन में चैन से रहने देती है और न रात को चैन से सोने देती है। देखिए, यह हत्या किसने की? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। निहंगों पर युवक की हत्या का आरोप है। घटना के 13 घंटे के बाद एक निहंग ने सरेंडर किया। शाम को 6 बजे पुलिस सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के डेरे में पहुंची। ये आप पहला पॉइंट देख रहे हैं जो मैंने बताया। आप दूसरा पॉइंट अब देखेंगे। घटना के 13 घंटे बाद निहंग ने सरेंडर किया। जो मैंने बताया आपको, 6 बजे पुलिस जो थी वो सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के डेरे में पहुंची और डेरे में एक निहंग सरबजीत सिंह ने सरेंडर किया। सरबजीत सिंह उसका नाम है जिस निहंग ने सरेंडर किया है। और अब ये निहंग जो हैं, जिन्होंने ये कहा कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब का जो अपमान किया गया वो उस युवक ने किया था, इसलिए उसके साथ ऐसी हरकत की गई, उसकी हत्या की गई। सरेंडर से पहले सरबजीत को निहंगों ने सिरोपा पहनाया। देखिए, वहां मौजूद निहंगों ने नारे भी लगाए। सरबजीत ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का यह मामला है जिसके चलते ये जघन्य अपराध किया गया, ये हत्या की गई। हम आपको बता दें
कि ये पूरी घटना क्या है। सिंधु बॉर्डर से लगे हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली में एक 35-36 साल के दलित युवक की विशत लाश, यानी बहुत बुरी हालत में ये लाश बैरिकेड पर टंगी मिली। इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर इसकी इतनी जघन्य हत्या किसने की? आरोप निहंगों पर लगा। युवक के पहले हाथ काटे गए, फिर पैर काटे गए, फिर उसे रस्सी से बांधकर घसीटा गया। जब तड़प तड़प कर युवक की मौत हो गई तो उसकी बॉडी को, उसके शरीर को किसान आंदोलन के मंच के सामने बैरिकेड पर लटका दिया गया। बताया जाता है कि दलित युवक नशे का आदी था। उसकी पत्नी जो है वो उसे छोड़कर 3 बेटियों के साथ 5 साल पहले ही मायके जा चुकी है। निहंगों का आरोप है कि युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, इसीलिए उसे मार दिया गया। निहंगों के कबूलनामे के कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इसीलिए हमने कहा कि आज विजयदशमी के मौके पर हर तमाशा जो है वो मनोरंजक नहीं रहा, कुछ दिल को तकलीफ देने वाले भी रहे। अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, ताजा हाल जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित दुबे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, इस पूरी घटना पर अपडेट क्या है? क्या कुछ अब कार्रवाई हो रही है? क्या प्रशासन और क्या पुलिस कर रही है अब इस पूरे मामले पर? जी देखिए अनुराग, ये पूरा जो मामला है ये सोनीपत पुलिस के अंडर में आ रहा है। जो यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर की दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ कुंडली बॉर्डर उसे कहा जाता है हरियाणा की तरफ से, और जो कुंडली पुलिस स्टेशन की पुलिस है सोनीपत की, वही इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज दोपहर में सुबह जब घटना की जानकारी मिली, इसके बाद शाम को एक बार दोबारा पुलिस वहां पर पहुंची और 6 बजे के आसपास जो एक निहंग जिसका आप नाम बता रहे थे, जिसको डेरे से जाकर गिरफ्तार किया गया, उसने खुद ही ये कबूल किया है कि उसने हत्या की है इस शख्स की। तो ये कार्रवाई हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी बहुत बताती है कितनी विभत्सता के साथ ये हत्या की गई थी। एक्सेसिव ब्लीडिंग से ये मौत हुई है, यानी कि उसके हाथ काट दिए गए, इसके बाद अत्यधिक खून बहने के कारण उस शख्स की मौत हुई है, यानी उसे इलाज नहीं मिल सका और उसके बाद उसको टांग दिया गया बैरिकेड पर। ये निश्चित तौर पर ये मध्ययुगीन बर्बरता की एक मिसाल है। तो पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को केवल एक शख्स अंजाम नहीं दे सकता जिसने कि आत्मसमर्पण किया, जिसने कबूल किया है। पुलिस इस एंगल से सोच रही है कि इसमें और भी लोग शामिल थे, क्योंकि एफआईआर हुई है 302 की, उसमें अज्ञात लोगों का नाम लिया गया है। तो एक शख्स का नाम नहीं है, अज्ञात लोग हैं। यानी अब इस शख्स से पूछताछ भी होगी और हो सकता है इसके बाद कुछ और निहंग सिखों के नाम भी सामने आए। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी अनुराग, एक चीज यहां एक सवाल और उठ रहा है और वो ये, उसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि निहंगों ने ये हत्या की और इसलिए की क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था उस युवक ने, ऐसा निहंगों ने कहा। यानी उनकी धर्म में तो आस्था है, लेकिन उन्होंने इतनी निर्ममता से इस युवक की हत्या की, तो ये कहा जा सकता है कि कानून में उनकी कोई आस्था नहीं है। कानून को वो नहीं मानते, धर्म को तो मानते हैं लेकिन कानून को नहीं मानते, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और उसे सही ठहराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की गई है, निश्चित तौर पर कानून का भय उन लोगों के मन में नहीं रहा होगा। और निहंग क्या, कोई भी अपराधी होता है, जब वो अपराध करता है तो कानून की जानकारी सभी को रहती है और उसके बावजूद अगर अपराध किया जाता है तो इसका मतलब है कि या तो कानून का भय उनके मन में नहीं है या फिर उन्हें ये लगता है कि हम कानून से बचकर जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही शायद इनकी मनोस्थिति रही होगी, जिसके बाद इस तरीके की निर्ममता के साथ ये हत्या की गई है। एक और बात अनुराग मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा झटका है ये घटना किसान आंदोलन के लिए, संयुक्त किसान मोर्चा के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, निहंग हमारे आंदोलन में शामिल नहीं है और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारे दल का हिस्सा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निहंग इनके दल का हिस्सा नहीं है तो फिर क्यों वो लगातार कई महीनों से किसान आंदोलन के इस मौके पर, इस साइट पर जो लगभग 1 साल होने जा रही है, वहां पर निहंग बैठे हुए थे, इसी धरने में वो लोग शामिल थे। और अभी आप सिंधु बॉर्डर पर है, वहां किस तरीके का माहौल है ये और जानना चाहूंगा मैं। जी देखिए, माहौल की जहां तक बात करें, रात के वक्त अंदर जाने की मनाही पुलिस की तरफ से भी एडवाइस किया जाता है कि अंदर ना जाएं, लेकिन कुछ लोग जो शुरुआती दौर में जितनी भीड़ यहां पर इकट्ठी रहती थी उतनी भीड़ नहीं है। कुछ जत्थे हैं, कुछ दल हैं जो टेंट में रुके हुए हैं, लेकिन तनाव है निश्चित तौर पर। जो कल की घटना है या सुबह की घटना है, सुबह तड़के की ये घटना है, तो उसके बाद तनाव है। पुलिस भी 2 बार विजिट करके जा चुकी है अनुराग यहाँ पर, तो तनाव तो है माहौल में। लेकिन जो आम एक जिंदगी चलती है लगातार, लगभग 1 साल होने जा रहा है, कुछ हफ्ते कम है, तो जो लगातार जैसे जिंदगी चलती है वैसे ही यहाँ चल रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर सुमित, आपके पास हम आगे भी अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो साफ तौर पर माहौल तनावपूर्ण है, स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। अब इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, इस खबर के पीछे की खबर भी हमने आपको बताई और आगे भी इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं किंग खान जूनियर की। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन कैदी नंबर N956 के नाम से अब वहां पर बंद है। ये वो बनाए गए हैं N956। जिस आर्थर रोड जेल में बॉलीवुड के शहंशाह के शहजादे को रखा गया है, वहां की बैरक का सच क्या है, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, वहां की बैरक, जेल की बैरक जो है, 250 कैदियों के साथ आर्यन वहां रह रहे हैं। वार्ड की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, वो 50 से 80 कैदियों की है। अब आप समझ लीजिए कितना हौच पौच वाला मामला है। मुंबई की भाषा में कहें तो कितनी गर्दी है। जनरल बैरक में खूंखार कैदियों के साथ आर्यन भी हैं वहां पर। बैरक में कैदियों की भीड़ है। अब इतनी भीड़ है, जहां 80 रखने की क्षमता हो वहां 250 हो, तो समझ लीजिए कि करवट भी बदलना मुश्किल है ना। कहां मन्नत का आलीशान बेडरूम और कहां आर्थर रोड की बैरक। दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के बाद आधे घंटे बैरक में टहलने की अनुमति है। तो चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है। मौजूदा हालात में बैरक में एक दूसरे से टकराए बिना टहलना मुश्किल है, ये थोड़ी मुश्किल की बात है। सुबह 6 बजे जागाने के लिए जेल के अधिकारी बैरक में आ जाते कि भैया उठो, 6 बज गए। कतार में बिठा करके अटेंडेंस ली जाती है ना, ये नियम है वहां का। रात में सोने की जगह समय समय पर बदलती रहती है, एक स्थान पर नहीं सोने दिया जाता, वो बदलती रहती है। और सबसे अहम बात, गंदे शौचालय का ही इस्तेमाल करने को मजबूर हैं आर्यन, क्योंकि शौचालय के अंदर नल की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए, पानी का लोटा लेकर के टॉयलेट जाना पड़ता है। ये आर्यन खान वहां पर झेल रहे हैं। बैरक में सभी 10 टॉयलेट जो हैं वो भारतीय शैली के बने हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि शायद मन्नत में भारतीय शैली का टॉयलेट नहीं होगा, वहां पर वेस्टर्न कम्बोर्ड होगा। लेकिन वहां वो जो हैं आर्यन आर्थर रोड जेल में इंडियन स्टाइल जो कम्बोर्ड होता है उस पर जाते हैं। 12 आपको यह भी बता दें कि शाहरुख खान और गौरी बाहर हैं, परेशान हैं, तो आर्यन से वीडियो पर उन्होंने बात की है। वीडियो कॉल के जरिए जेल से शाहरुख खान, उनके पिता और गौरी खान उनकी मां, उन्हें बात की है। कैद के 8वें दिन जेल में प्रशासन ने यह बात करवाई है, निवेदन किया गया होगा। शुक्रवार को 10 मिनट तक वालिद साहब से, शाहरुख खान से और अपनी मम्मी से उनकी बात हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। 10 मिनट तक ये वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है। ये भी बताया गया सूत्रों के हवाले से कि शाहरुख गौरी से बात करके आर्यन भावुक हो गए। अब जाहिर सी बात है, जो मैंने बताया जेल में वो क्या क्या झेल रहे हैं, तो भावुक होना बहुत स्वाभाविक है। आर्यन को इमोशनल देखकर मां गौरी के भी आंसू निकल आए, आंसू छलक पड़े। जाहिर सी बात है, बेटा तकलीफ में होगा तो मां की आंखों में तो आंसू आएंगे ही। कोविड के चलते आरोपी को परिजनों से मिलने की इजाजत नहीं है और इसी आधार पर यह वीडियो कॉल की व्यवस्था की गई होगी, इसीलिए कोर्ट ने वीडियो कॉल के ऑर्डर दिए हैं। हफ्ते में एक बार परिजन या फिर वकील से बातचीत की इजाजत है, मेल जोल नहीं हो सकता, हमने बताया कोविड के चक्कर में। आर्यन ने खुद जेल अधिकारियों को मां का नंबर दिया और कहा कि इस नंबर पर आप जो हैं वो मेरी मां से मेरी बात करा दीजिए, और उस नंबर पर उनकी वीडियो कॉल पर बात कराई गई। आर्यन खान, शाहरुख, गौरी की मिल्कियत के बारे में आपको बताते हैं। मन्नत के उत्तराधिकारी हैं आर्यन। उसे आज जेल की छोटी सी तंगकाल कोठरी में रात गुजारनी पड़ रही है आर्यन को। इसी जेल में कई खूंखार और आतंकवादी भी रह चुके हैं और अब ड्रग्स केस में आर्यन भी इसी जेल में है। ये आर्यन जो है वो पापा के लाडले भी हैं। अब पापा के लाडले शहजादे को फिलहाल 19 अक्टूबर की रात तक यहां गुजारनी होगी, 20 तारीख को सुनवाई होगी। जेल का जो खाना है वो भी पसंद नहीं आ रहा। आपने तस्वीर देखी होगी, बर्गर लेकर गए थे शाहरुख और गौरी। शाहरुख और गौरी जो थे वो आर्यन को 4500 रुपए का मनी ऑर्डर उन्होंने भेजा है जेल के अंदर। 4500 रुपए, 4500 रुपए ही क्यों? क्योंकि इतने ही रुपए जेल में
रखने की इजाजत है। 4,500 रुपए आर्यन ने पापा मम्मी के भेजे रुपयों से जेल की कैंटीन से खाने का सामान खरीदा। अब 5 दिन आर्यन भूखे तो नहीं रहेंगे ना, ये तो जाहिर सी बात है। अदालत के आदेश के बाद ही कैदी को बाहर का खाना दिया जाता है, जो फिलहाल आर्यन के केस में नहीं है। तो यहां आप देख सकते हैं कि बाहर माँ बाप परेशान, अंदर आर्यन परेशान, और किस कदर वो परेशान हैं ये आप इस पूरी खबर को देख करके समझ गए होंगे। अब देखिए, ये तो खबर रही आर्यन खान की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज विजयदशमी के मौके पर देश में कुछ अच्छा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने एक संकल्प दिया है देश को आत्मनिर्भर बनने की तरफ, और वो भी सुरक्षा के मामले में। ये कितना बड़ा संकल्प है आप तभी देख पाएंगे जब जागते रहेंगे। तो जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आ रहा हूं। जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात एक ऐसे मुद्दे की जिस पर आप और हम सब सोचने लगे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा आपके हमारे दिलो दिमाग में पिछले कुछ साल से कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अब जब आप सड़कों पर ट्रैफिक में परेशान होते हैं, जब आप भीड़ में धक्के खा रहे होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर या फिर बस अड्डे पर या एयरपोर्ट पर, मॉल में, आपको हर जगह बस भीड़ ही भीड़ नजर आती है, तो आप क्या सोचते हैं? अरे हां, वो बच्चों के स्कूल में एडमिशन के समय जो आपको लाइन में लगकर पसीना आया था, वो भूले नहीं होंगे आप। तब आपके मन में ये मुद्दा जरूर आया होगा। बेशक आप इसे नाम ना दे पाए हो, परिभाषा ना दे पाए हो। इस देश की पॉपुलेशन का कुछ तो होना चाहिए, ये जहन में आया होगा आपके। आया था ना? तो चलिए, आज बात कड़वी लेकिन बात सच, बात बहुत कड़वी लेकिन बात बहुत सच। देश की आबादी आपे से बाहर ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहां हम आपको दिखाते हैं कि आबादी अगर विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई, विस्फोट हुआ, तो दुनिया की आबादी का 70% भारत में होगा। ये देखिए, यहां बिजली, पानी, कोयला सब खत्म हो जाएगा। 7.5 अरब में से 1.35 अरब हैं हम। हमारी आबादी इतनी है। अब अगले 20 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हम हो जाएंगे, अगर इसी तादाद से बढ़ते रहे, मल्टीप्लाई होते रहे। अब देखिए, भारत के पास दुनिया की केवल 2.4% जमीन है। यहां सबसे अहम बिंदु ये, इनको मिलान करके देखिए, इनको जोड़ करके देखिए, तो स्थिति की भयावहता आपके सामने आएगी कि कितनी भयानक स्थिति है, जिसमें हिमाचल, रेगिस्तान, नदियां और बीहड़ हैं। जो जमीन हमारे पास है उसमें हमारे पास हिमालय भी है, रेगिस्तान भी है, नदियां भी हैं, बीहड़ भी है। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा? 2040 में कोयला खत्म, बिजली कैसे मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिजली कैसे मिलेगी? कोयले के संकट पर आप खबरें रोज देख ही रहे हैं। 2028 में ग्राउंड वाटर खत्म, तो पानी कैसे मिलेगा? अगर जमीन के अंदर पानी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? अभी तो आप बोतल बंद पानी खरीदते हैं, कितना महंगा खरीदते हैं। ये स्थिति इतनी भयानक हो सकती है। जंगल के मामले में दुनिया में 120वां स्थान है। शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? जंगल कट के जब शहर बसते जाएंगे, आबादी बढ़ेगी तो कहां रहेगी? जंगलों में घुसेगी, नदियों में घुसेगी। आप देखते हैं, नदियां इंसान को डुबा देती हैं। जंगल के मामले में ये स्थिति हो सकती है। ओवर क्राउडेड भारतीय शहरों का सिस्टम जो है वो पहले से चरमरा रहा है। घंटों जाम में फंसे रहते हैं। जहां आप बिना जाम के आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, वहां आपको 2-2 घंटे तक लग जाते हैं। ये स्थिति अभी है। अब सोचिए, जब यहां जनसंख्या विस्फोट होगा, जब ये स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। आप देखिए, बेरोजगारी 10% की दर से लगातार बढ़ रही है। ये एक और समस्या जनसंख्या से जुड़ी हुई, जनसंख्या की समस्या से जुड़ी हुई बेरोजगारी 10% की दर से लगातार बढ़ रही। कहां से मिलेगी नौकरी? कैसे कमाएंगे पैसा? 60% जनसंख्या निर्भर, कमाने वालों पर बोझ ज्यादा है, निर्भर है, डिपेंडेंट हैं लोग, और जो कमा रहे हैं उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ है। उन्हें बहुत सारे लोगों को खिलाना है। हर साल 121 लाख टन अनाज, 1.9 लाख मीटर कपड़ा, 2.6 लाख घर, 92 लाख नौकरियों की जरूरत है। क्या मिल रही हैं? आप स्थिति को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, खबरें आप लगातार देखते रहते हैं। ये स्थितियां हैं जनसंख्या बढ़ने की वजह से। हम और आप सोचते थे बढ़ रही होगी जनसंख्या, बढ़ रही होगी, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो आपको डरा सकती हैं। लेकिन आप लोग घबरा गए ना जी, गहरी नींद से जगा देने वाले आंकड़े थे ये, तो घबरा तो गए होंगे। डर लगता है ना ये सोचकर कि जंगल नहीं रहेंगे, पानी नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगी, कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे भी कि नहीं। शायद इसीलिए आज दशहरे के दिन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुखिया सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने विजयदशमी भाषण में जनसंख्या की बात छेड़ दी, चिंता जाहिर कर दी। लेकिन भागवत की चिंता देश की मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने को लेकर के भी है। तो चलिए इसे भी हम टटोलते हैं। आरएसएस प्रमुख की माने तो देश में ये जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, ये दरअसल देश में मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने से हुआ है, उसके चलते हुआ है। यहां संघ प्रमुख का इशारा केवल मुस्लिम समाज में पैदा होते बच्चों की ज्यादा जनसंख्या की ओर ही नहीं है। भागवत तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का कहना है कि 1951 से 2011 के बीच भारत में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 88% से घट करके 83.8% पर रह गई है। तो समस्या को समझना होगा कि कैसे ये पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए और इसकी जरूरत अब कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब भारत में मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 9.8% थी। चिंता भागवत साहब की क्यों है? क्योंकि वो अब बढ़कर के 14.24% हो गई है। देखिए, मोहन भागवत जो है वो जनसंख्या असंतुलन को लेकर के परेशान हो गए हैं, लेकिन भागवत जी हमारी रिपोर्ट देखकर तो अब सभी जाग गए हैं। आपको बता दें, संघ प्रमुख का कहना है कि 30 साल बाद कमाने वालों पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी हमने आपको यही तो आंकड़ा दिखाया था कि कैसे कमाने वालों पर बोझ बढ़ रहा है। भागवत जी कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि समस्या तो है ही, लेकिन जनसंख्या में ये जो असंतुलन है ना, वो भी खतरनाक है। भागवत जी का इशारा जो है वो मुस्लिम आबादी को लेकर के है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर अगर नजर डालें उनकी माने तो भारत में तकरीबन 4-6 करोड़ लोग जो हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं, और इसमें ज्यादातर बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए मुस्लिम हैं। कुछ नेपाली भी हैं, पाकिस्तान से आए हिंदू भी हैं, लेकिन इनकी संख्या करोड़ों में है। बीजेपी के बंगाल के नेता दिलीप घोष तो 2 करोड़ बांग्लादेशियों के देश में होने की बात करते हैं। ये 2 करोड़ कहते हैं कि मुस्लिम देश में हैं जो बाहर से आए हैं। घोष दादा की माने तो अकेले ममता दीदी के बंगाल में 1 करोड़ तो बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अच्छा, इसीलिए दीदी को बीएसएफ को सीमा पर अधिकार देने से नाराजगी है। कल हमने आपको बताया था ना कि बीएसएफ को अधिकार दिए गए, 15 किलोमीटर से अब 50 किलोमीटर अंदर तक उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया, और ममता दीदी इससे नाराज हैं। इसीलिए आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जनसंख्या नीति का पक्ष लेते दिखे। उनका कहना है कि देश की सरकार को जल्दी ही जनसंख्या नीति पर पुख्ता काम करना ही होगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हैशटैग जागते रहो का इस्तेमाल कीजिए और हम तक अपनी बात पहुंचाइए। मैं आपसे बातचीत करने के दौरान स्टूडियो 1 से स्टूडियो 2 में आ गया हूं, जहां पर ये हमारा टच स्क्रीन पैनल मौजूद है, और यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा। भारत के नक्शे के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम आबादी को लेकर के ये बात क्यों कही है, ये आपको बताऊंगा। देखिए, यहां भारत का नक्शा खुल चुका है, और इस भारत के नक्शे में मुस्लिम आबादी भारत के राज्यों में कहां कहां कैसे है। मोहन भागवत कह रहे हैं मुस्लिम आबादी 9.8% थी, 14.2% हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आबादी कैसे कैसे बढ़ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 68.31% मुस्लिम हैं। यहां पर आप साफ तौर पर देखिए। इसके बाद आइए उत्तराखंड, ये नक्शा उत्तराखंड का एरो लगा हुआ है, और यहां 13.95% मुसलमानों की संख्या है। उत्तर प्रदेश, जी हां उत्तर प्रदेश, ये 19.26% यहां मुसलमानों की संख्या है। अब असम में आ जाइए, यह असम का नक्शा है। असम में 34.22% मुसलमानों की संख्या है। बिहार के नक्शे पर अगर नजर डालें तो बिहार का आंकड़ा हमें बताता है कि 16.87% यहां मुसलमान रहते हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आइए, देखिए संख्या, देखिए 27.101%। अब घोष दादा की बात आपको याद आई, वो कहते हैं कि 1 करोड़ तो बांग्लादेश से आए मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल में। यह पश्चिम बंगाल का नक्शा बता रहा है 27.01% मुसलमान हैं। झारखंड, वेस्ट बंगाल से लगता हुआ 14.53% यहां पर मुसलमानों का आंकड़ा पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश, साउथ में चले जाइए, दक्षिण में अगर आप चले जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में 9.56% मुसलमानों का आंकड़ा है। अब देखिए केरला, बिल्कुल भारत का ये आखिरी छोर, केरला, तट से सटा हुआ केरला, 26.56% यहां पर मुसलमानों की संख्या है। अब देखिए कर्नाटका 12.92,
98% मुसलमान यहाँ लक्षद्वीप का नक्शा है उसमें हैं। अब यहाँ पर गुजरात 9.67, 9.07 राजस्थान में, ये देखिए 12.86% हरियाणा में। आप यहां देख सकते हैं मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि हमारी जो चिंता है मुसलमान आबादी को बढ़ने को लेकर के, वो क्यों है, तो वो इसलिए है। अब संघ के प्रमुख का बयान आया तो राजनीति तो शुरू होगी ही, राजनीति शुरू हो भी गई। कुछ लोग कहने लगेंगे कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, कुछ सेलिब्रिटीज को तो भारत में डर लगने लगा है। देखिए, मेरा इशारा आप न समझ रहे हो तो मैं और आपको विस्तार से अपना ये इशारा समझा देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पर एक और नक्शा आएगा, आप देखिए उन बयान देने वालों को, उन सेलिब्रिटीज को आज हम इस नक्शे के जरिए कुछ बताते हैं। जी हां, यह नक्शा जो है ये भारत का ही नक्शा है और कहां कहां पर बहुसंख्यक कहे जाने वाले हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ये इस नक्शे के जरिए समझिए। ये देखिए मेघालय, यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। सेलिब्रिटीज आप सुन रहे हैं ना, जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, तो वो देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, यहां पर हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक है। लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, ये देखिए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अभी मैंने नाम लिया, ये यहां पर हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप, ये देखिए यहां पर। अब पाकिस्तान का नक्शा यहां पर क्यों है, आप सोच रहे होंगे। पाकिस्तान का नक्शा हमने क्यों दिखाया? हम तो भारत में हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इसलिए दिखाया क्योंकि वहां के जो वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि भैया वहां पर हिंदुस्तान में हमारे जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म होता है, वहां पर कहर बरपा होता है। तो इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जब बना था तब लगभग 27-28% वहां अल्पसंख्यकों की संख्या थी। अब आप अगर अपने आंकड़े देखें पाकिस्तान की फाइलें खोलकर, तो 2% से भी कम वहां पर अल्पसंख्यक रह गए। और यहां हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों का आलम यह है कि वो 9.8% से बढ़कर 14% को पार कर चुके हैं। अब देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय मौजूद हैं। अश्विनी जी, आज जो संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने देश में मुस्लिम आबादी को लेकर के चिंता जाहिर की है, ये आबादी के विस्फोट की बात कही है, क्या इस पर कोई कानून भारत में लाया जा सकता है? क्या दुनिया के दूसरे देश में ऐसा कोई प्रावधान है, इस तरीके का कोई कानून है? देखिए, दुनिया के कई देशों में है और सबसे पहले तो हमें चीन को देख लेना चाहिए। चीन ने 1950 में हमारे दो लागू किया और उनके आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। इसका मतलब अगर 1950 में जब हम आजाद हुए थे, हमने भी अगर चाइना की तरीके हमारे दो लागू किया होता तो 60 करोड़ हम भी कम होते, यानी लगभग हम 90 करोड़ के आसपास होते। मैं 90 करोड़ इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि भारत में 130 करोड़ लोगों का आधार बन गया है। आधार हमेशा जिंदा लोगों का बनता है, मृत लोगों का नहीं बनता है। और भारत में एक भी ऐसा गांव नहीं आपको मिलेगा जहां 100% आधार हो। आपके भी जान पहचान में, आपके रिलेशन में आप पता करिएगा, छोटे बच्चों का आधार नहीं बनता जब तक वो 8वीं में नहीं आ जाता, 10वीं में नहीं आ जाता, या बैंक में खाता नहीं खोलना होता, या 10वीं का बोर्ड का फॉर्म नहीं भरना होता, तब तक लोग आधार नहीं बनवाते। तो 130 करोड़ आधार, और ऐसा माना गया लगभग 20 करोड़ लोग बिना आधार वाले। जनसंख्या हमारी ऐसे 150 करोड़ हो गई। और जो आपने पहले अपने आंकड़े में बताया, भाई 2% से थोड़ी सी ज्यादा हमारी जमीन है दुनिया की। आबादी हमारी 150 करोड़ के आसपास हो गई। पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, तो उसके हिसाब से हमारी आबादी तो 2% होनी चाहिए थी। 2% या 2.5% का मतलब हमारी आबादी 15 करोड़ होनी चाहिए थी। ठीक है अश्विनी जी, इसीलिए मोहन भागवत साहब की चिंता थी देश में बढ़ती हुई आबादी को लेकर के, और मुस्लिम आबादी पर उन्होंने बयान दिया। तो खैर, उस बयान के अलग मायने निकाले गए। बहरहाल, आपने ये जानकारी दी, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूंगा। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। चलिए, अब एक जो हम कह रहे थे आपको फक्र से भर देने वाली खबर, एक अलग ही मुद्दे की ओर आपको ले चलते हैं। बात करते हैं दुनिया में हथियारों के कारोबार की। वो खबर जो आपको फक्र से भर देगी, उससे पहले आपको एक बात बता दूं। AK-47 का नाम तो आपने सुना होगा, जाहिर सी बात है सुना होगा, और राफेल का भी आपने नाम सुना है। INS विक्रांत जैसे नौसेना पोत का आपने नाम सुना है। तो चलिए आज देखते हैं दुनिया में ये सैन्य हथियारों का जो धंधा, जो कभी कभी गंदा भी हो जाता है, क्योंकि आतंकी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भी ये राइफल्स मिलती हैं। तो ये जो है, ये कारोबार पूरी दुनिया में फैला पड़ा हुआ है।
पूरी दुनिया में हर साल 7,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा सैन्य हथियार बनाता है, वह बेचता है। दुनिया जो है वो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है उन हथियारों का। अमेरिका नंबर 1 सेलर और भारत जो है दूसरा बड़ा खरीदार। चीन सैन्य हथियारों का 5वां सबसे बड़ा दुकानदार है। समझ लीजिए 48 देशों को हथियार बेचता है चीन। पाकिस्तान है चीन का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक। पाकिस्तान नापाक मंसूबे उसके रहते। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के सीनियर रिसर्चर जो हैं पीटर वेजेमन, उन्होंने बीबीसी को बताया बहुत अहम बात, हैरानी की बात तो यह है, उन्होंने कहा कि हथियारों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आज हर साल हथियारों का $100 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होता है। यह बहुत अहम जानकारी। देखिए, आपने डिफेंस कारोबार की दुनिया देखी। अब इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा, आपने डिफेंस मामलों में दलाली का नाम भी खूब सुना होगा। हमारे देश में भी ऐसे कई कांड हुए, गिनाने शुरू करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। क्यों होते थे डिफेंस में दलाली के कांड? भाई क्योंकि इसी में तो करोड़ों अरबों रुपयों का खेल होता था, है ना। लेकिन अब कैसे होगा? अब डिफेंस दलाली के पैसों पर वो पार्टीज कैसे होंगी, वो विदेशी टूर कैसे होंगे? अरे दशहरे के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा तीर चलाया है, डिफेंस डील में दलाली का रावण अब जी नहीं पाएगा। वो तो समझ लीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मोदी ने आज ऐसा क्या कर दिया, आपको ये हम दिखाते हैं। आज दशहरे के दिन पीएम मोदी ने सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब भारत पिस्तौल से लेकर के फाइटर प्लेन तक सब कुछ देश में बनाएगा। केंद्र सरकार ने दशकों से चले आ रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया है। अब देश में सेना के लिए सारे साजो सामान का जिम्मा नई 7 कंपनियों को सौंपा गया है। इन कंपनीज ने 1 अक्टूबर से अपना काम शुरू भी कर दिया है। अब भारत 100 से ज्यादा सेना के उपयोग की चीजें बाहर से नहीं बुलाएगा। इन कंपनियों के सामने 2024 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। बहुत अहम बात। तो ये विजयदशमी के मौके पर एक ऐसी खबर थी जो किसी भी देशवासी को, हिंदुस्तानी को फख्र से भर सकती है। आत्मनिर्भर रक्षा के मामले में हम किस कदर हो जाएंगे, ये आज प्रधानमंत्री के संकल्प और ऐलान से पता चला। आज के इस एडिशन में इतना ही, आपसे इस निवेदन के साथ कि हैशटैग जागते रहो, ये आ गया नीचे, हैशटैग जागते रहो। हैशटैग जागते रहो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब भी आप अपनी बात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो सीधे खबर मुझ तक आएगी। आपके दिल की बात का कनेक्शन सीधे हमारे दिल से जुड़ेगा और आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत करेंगे, क्योंकि उससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हम जान पाएंगे कि इस शो को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो हैशटैग जागते रहो का इस्तेमाल कीजिए और हम तक अपने सुझाव लगातार भेजते रहिए। अब आपसे सोमवार की रात 9 बजे मुलाकात होगी। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।